इस प्रदेश के 3 महीने के लॉकडाउन में किस घर का बिजली का बिल माफ़ हो गया, और अगर बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ है तो बिजली वितरण कंपनियों को सहायता क्यों दी गई। लॉकडाउन के दौरान जो 30 लाख प्रवासी मजदूर यूपी में हैं, योगी जी उनको यूपी में ही रोजगार देने की बात कह रहे हैं। आप इस फैसलों को किस तरीके से देखते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहेंगे, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस छवि से बाहर निकल पा रही है? हिमांशु जी, 2022 में वर्तमान सरकार किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी से कमज़ोर पड़ने वाली है? गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ हैं विपक्ष की भूमिका को बड़ी जिम्मेदारी से निभाकर सोशल मीडिया पर काफ़ी गंभीर विषयों को भी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाले समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हिमांशु वाजपेयी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में पहला कदम किस उद्देश्य पूर्ति के लिए रखा? देखिए, राजनीतिक जीवन, हम छात्र राजनीति से, लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति में। और राजनीति में पहला कदम हमने सिर्फ़ और सिर्फ, हमारा उद्देश्य था, प्रथम उद्देश्य ये कि एक अपनी पहचान बन सके। दूसरा उद्देश्य, राजनीति के माध्यम से जितना संभव हो सके उतने आम जन की हम सेवा कर सकें, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें, और उन लोगों की आवाज़ जिनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है, जहाँ तक पहुँचनी सके, उस आवाज़ को पहुँचाने का काम कर सकें। आपका अगला लक्ष्य क्या है? जैसा कि पुआए की सीट जो है रिजर्व है, तो आप 2022 में विधानसभा किस क्षेत्र से होकर जाना चाहेंगे? देखिए आकाश जी, मेरा जो लक्ष्य है वो फ़िलहाल तो अभी संगठन में रहकर पार्टी की सेवा करने का है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का पालन, उनके आदेशों का पालन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 2022 में यथासंभव कोशिश करें और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम करें। योगी सरकार की कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं? विकास के मुद्दे पर या रोजगार के मुद्दे पर या चुनाव से पहले किए गए वादों पर कितना खरा उतरी है योगी सरकार? देखिए, योगी सरकार की कार्यशैली मुझसे पूछने से बेहतर है इस प्रदेश का एक एक शख्स बता देगा। विकास की जहां तक बात है, तो जब से सरकार बनी है आज 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उन्हीं कामों का दोबारा उद्घाटन किया है जो समाजवादी सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए हों। चाहे वो आलमबाग का बस अड्डा हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो इकोना स्टेडियम हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, तमाम ऐसे काम हैं जो अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में अपनी बेहतरीन सोच का उदाहरण इस प्रदेश को दिया। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाकर योगी सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का आलम आप देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यादवों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। मैं किसी जाति विशेष या जातिवादी राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन हत्याओं पर योगी सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। इसको उनका ना स्वीकारना, इसका कोई जवाब नहीं है। और आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम त्राहिमाम है। जो सरकार जय श्री राम के नारे से बनी थी, आज उसी सरकार में चारों ओर सिर्फ हे राम का करुण क्रंदन गूंज रहा है। यही योगी सरकार के विकास और कानून व्यवस्था की परिभाषा है। लॉकडाउन के दौरान जो 30 लाख प्रवासी मजदूर यूपी में हैं, योगी जी उनको यूपी में ही रोजगार देने की बात कह रहे हैं। आप इस फैसलों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, योगी जी तो वैसे भी प्रतिवर्ष कई लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। और एक जब भर्ती की बात आई तो योगी जी ने एक कानून बनाने का काम किया था कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं किसी जॉब के लिए। तो जब वो अपने प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए, तो जो ये प्रदेश के हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो इतनी पीड़ा उठाकर, इतना कष्ट उठाकर, इन लोगों की जो गैर जिम्मेदारापूर्ण जो लॉकडाउन इन्होंने किया, अधूरी तैयारियों के साथ लॉकडाउन किया, उसके दुष्परिणाम के स्वरूप इतने कष्ट उठाकर जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हैं, उनको ठीक है, मैं स्वागत करता हूं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनको यही रोज़गार देंगे, लेकिन कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे और इस प्रदेश की जनता भी देखेगी कि योगी जी अपने इस कथन पर कितना सत्य और कितना खरा उतरते हैं। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो आकाश जी कोई पैकेज नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बजट
भारत सरकार ने अभी प्रस्तुत किया था, उसी बजट को उन्होंने दोबारा एक पैकेज का नाम देकर बिल्कुल हूबहू वही बजट प्रस्तुत कर दिया है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखिए, बिजली वितरण कंपनियों को रुपया उसमें दिया गया है। इस प्रदेश के 3 महीने के लॉकडाउन में किस घर का बिजली का बिल माफ़ हो गया, और अगर बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ है तो बिजली वितरण कंपनियों को सहायता क्यों दी गई? तो इसी प्रकार से इस राहत पैकेज को भी आप समझ जाइए कि राहत पैकेज किस उद्देश्य दिया गया। इससे किसी भी गरीब का, किसी भी ज़रूरतमंद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक लॉलीपॉप दिया गया है भारत की जनता को गुमराह करने के लिए। सर, समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस छवि से बाहर निकल पा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप वो लोग लगाते हैं जिनकी राजनीति की नींव ही तुष्टीकरण पर टिकी हुई है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों की बताई हुए रास्ते पर बांटो और राज करो। जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते थे, वो डिवाइड एंड रूल उनका एक फार्मूला था। उसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं कि बांटो और राज करो। इसीलिए वो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। वरना आप देख लीजिए, अगर कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, कल तक हमारे गांव में कोई घटना हो जाती थी पुलिस को घंटों लगते थे पहुंचने में। आज एक छोटी सी घटना पर अगर आप डायल 100 करेंगे, जो कि अब योगी जी ने 112 कर दिया है, डायल 100 मिलाएंगे तो पुलिस आपके दरवाजे पे होगी। पुलिस आपकी जाति नहीं पूछती है, पुलिस आपका धर्म नहीं पूछती है। जब कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट से लहूलुहान सड़क पर पड़ा होता है तो आप अगर एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाएंगे तो एम्बुलेंस 102 और 108, जो हमारे अखिलेश जी की खूबसूरत सोच का नतीजा है, वो जब मदद करने आती है तो वो आपसे जाति और धर्म नहीं पूछती है। वो ये नहीं कहती है कि साहब अगर आप हिंदू हैं तो हम 15 मिनट में आएंगे और मुसलमान हैं तो हम 2 मिनट में आएंगे। चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे कन्याधन वितरण हो, कोई तमाम योजनाएं आप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी तुष्टीकरण आपको नहीं मिलेगा। बराबर समान रूप से सबको जितनी भी सुविधाएं हैं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा और कोई हथियार नहीं है। वो अनर्गल प्रलाप उनका सदैव जारी रहता है, और जहां जहां उनका सरकार नहीं आपको दिखेगी, वहां सरकारों पर सिर्फ यही आरोप लगाएंगे कि साहब यहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है। हिमांशु जी, 2022 में वर्तमान सरकार किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी से कमज़ोर पड़ने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो विकास की बात अभी करी थी, विकास के मुद्दे पर हम उनसे पहले भी आगे थे और आज भी आगे हैं। तमाम ऐसे काम हैं हमारी सरकार के जो आज भी जारी हैं और आज भी चल रहे हैं, और जिनका श्रेय एकदम झूठ। मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा शख्स है जो योगी भी हैं, जो संत भी हैं, और अगर एक संत और योगी झूठ बोले तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। तो विकास में हम उनको हमेशा पहले भी पिछाड़े थे और अब भी पिछाड़ेंगे। उसके बाद कानून व्यवस्था की जो हालात हैं आप देख लीजिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी लोगों पर अनर्गल झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बेवजह मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आप समझिए, लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने वाले लोगों पर जो खाना खिला रहे थे, लगातार हमारे मेरठ के एक नेता अतुल प्रधान जी हैं, जिन्होंने पहले दिन से और आज तक उन्होंने गरीबों की, असहायों की, ज़रूरतमंदों की मदद करी है। उनके विरुद्ध 4 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे उनके विरुद्ध हैं कि इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। तमाम ऐसे मुकदमे हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए हैं जो गरीबों की मदद कर रहे थे। इन सब चीज़ों का जवाब इस सरकार को 2022 में देना पड़ेगा, और निश्चित रूप से हम 2022 में इनको इस प्रदेश की गद्दी से उठाकर फेंकने का काम करेंगे। चलिए, अब हम लोग रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको 5 वर्ड बोलूँगा एक एक करके, जिसका आपको एक वर्ड को कम से कम एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है, ठीक है? जिसमें पहला वर्ड है आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आत्मनिर्भर भारत, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने ये समय कोरोना काल में आत्मनिर्भर शब्द जन्मा है भारत में, तो आत्मनिर्भर भारत का इस समय अगर आप वर्तमान स्थिति में मुझसे पूछेंगे तो कोरोना से खुद को बचाइए और खुद ही कोरोना से लड़िए। सरकार से कोई अपेक्षा मत करिए। वर्तमान समय में आत्मनिर्भरता की यही परिभाषा है। राजनीति समाज की सेवा, आम जनमानस की बात को एक देश की पंचायतों में उठाने का काम और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक माध्यम। युवा नेता, देखिए, एक नारा मैं बता देता हूँ, बहुत पहले से नारा चल रहा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान कहा था, उसके बाद जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो युवा नेता का मतलब ये है कि युवा नेता ऐसा होना चाहिए जो ज़मीनी तौर पर राजनीति करता हो, और राजनीति भी ऐसी जहाँ उसके साथ
सैकड़ों लोग हों, उसकी बात सुनने वाले हों और वो उन लोगों की बात को अपने माध्यम से मजबूती के साथ रख सके, वहाँ रख सके, उस प्लेटफॉर्म पर रख सके जहाँ तक इस देश का, इस प्रदेश का और गली मोहल्ले का एक आम आदमी अपनी बात नहीं पहुँचा सकता है। तो वही एक सफल युवा नेता है जो इन ज़रूरतमंदों की, गरीबों की बात को एक मजबूत स्थिति में ला सके, मजबूत स्थिति पर रख सके और उनकी मदद कर सके। लॉकडाउन सही फैसला, लेकिन गलत समय लिया गया। अगर आप इसको, चूँकि रैपिड फायर आप पूछ रहे हैं, वरना मैं इसको परिभाषित भी आपको करके दिखा देता कि जब 12 मार्च को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था और 12 मार्च को एक मौत भी हो चुकी थी भारत में, तो देश के प्रधानमंत्री को ये जो लॉकडाउन है ये 12, 13, 14, 15 लगा सकते थे। अगर उस समय लगा देते तो हालात इतने बदतर नहीं होते। अब चूँकि हालात ख़राब हो चुके हैं तो अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन मैं कहूँगा फैसला सही है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत है। सोशल मीडिया हर आदमी का अपना एक प्रेजेंटेशन का तरीका है और मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात आप दूर तक पहुंचा सकते हैं, सधे शब्दों में अपनी बात इस देश को चलाने वालों तक भी पहुंचा सकते हैं, इस प्रदेश को चलाने वालों तक भी पहुंचा सकते हैं और गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया एक बेहतरीन और खूबसूरत प्लेटफॉर्म है अपनी बात पहुँचाने का। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हिमांशु वाजपेयी जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यूज़ और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।